नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से हुए सम्मानित। भारतीय श्रमिकों से मिलकर बोले, आपकी तरह मैं भी अपने परिवार के लिए कर रहा हूं काम। प्रियंक खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी, बोले अमित शाह को पागल कुत्ते ने काटा। खड़गे के बयान पर भड़के बीजेपी नेता। दिल्ली एलजीबीटी सक्सेना ने आपको दिखाया आईना, खास्ता हाल गलियों और जमा बदबूदार पानी को लेकर साधा निशाना। वीडियो शेयर कर खोली केजरीवाल की पोल। महाराष्ट्र सरकार में विभागों का हुआ बंटवारा, सीएम फडणवीस के पास गृह मंत्रालय तो अजीत पवार को फाइनेंस और एक्साइज मिला। एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग की जिम्मेदारी। बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, मंदिरों में की गई तोड़फोड़, पुजारी की बेरहमी से हत्या। यूनुस सरकार ने पार की बेशर्मी की हद। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। कुवैत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। यह किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह ऑर्डर मित्रता के प्रतीक के रूप में राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी प्रमुखों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है। वहीं पीएम मोदी ने एक श्रमिक शिविर का भी दौरा किया, जिसमें लगभग 1500 भारतीय नागरिक काम करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने श्रमिकों से बातचीत करते हुए कहा कि आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं, मैं भी परिवार के लिए काम करता हूं, लेकिन मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं। 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहां आया है और सबसे पहले अपने भाई बहनों से मिल रहा हूं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप सबसे मिलने का अवसर मिला। गजब का अंदाज दिखता है जब कहीं भी बाहर जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। एक इस्लामिक मुल्क, हिंदुस्तान की मीडिया, हिंदुस्तान का विपक्ष और पूरे दुनिया में फैले लेफ्ट लिबरल कबाल के द्वारा ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी एंटी मुस्लिम है, उनके चेहरे पे तमाचा है ये। जिस तरीके से एक के बाद एक जो वेस्ट एशिया के मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो अपने हाईएस्ट अवार्ड से नवाजते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो मीडिया तंत्र है, जो प्रधानमंत्री मोदी को नीचे गिराने की कोशिश करता है, उसका असर दुनिया के किसी भी देश की सरकार के ऊपर नहीं होता। इन लोगों को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कब तक आप इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहेंगे। कुवैत में 10 लाख के आसपास इंडियन वर्कर्स हैं और ये लोग कुवैत की इकॉनमी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ की सरकार के साथ बातचीत करके उन्होंने हिंदुस्तान के जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी हालात को कैसे बेहतर किया जाए, उसके लिए वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कुवैत हो या वेस्ट एशिया का कोई भी कंट्री हो, वहाँ जो हिंदुस्तानी मजदूर या फिर हिंदुस्तान के प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी का जरूर गुणगान करते हैं। जी। वहीं कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने अमित शाह के खिलाफ अभद्र बयान दिया। बीआर अंबेडकर पर शाह की टिप्पणी को लेकर निशाना साधते हुए प्रियंक ने कहा कि उन्हें पागल कुत्ते ने काट लिया है। प्रियंक ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं 7 जन्मों में भगवान का नाम जपूंगा तो मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन इस जन्म में अंबेडकर का नाम जपने से हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता और आत्मसम्मान का जीवन मिलेगा। खड़गे ने कहा कि उनकी समस्या ये है कि अंबेडकर और समानता उनके विचारों में नहीं है, उन्हें एक पागल कुत्ते ने काट लिया है। वहीं खड़गे के इस बयान पर बीजेपी के कई नेता भड़के हुए। ये किस तरीके की बयानबाजी पर उतर आया है? देखिए, निहायत ही बदतमीजी और उसको कह सकते हैं कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन आप इस तरह का बयान देते हैं। इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो बातें ये कर रहे हैं, उनको भी हकीकत का सामना करना चाहिए कि अंबेडकर के नाम लेने से आपको इस जीवन में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक
जो है आत्मसम्मान मिलेगा। खड़गे के आप बेटे नहीं होते तो आप अंबेडकर का माला जपते रह गए होते, इस स्थान पर नहीं पहुंचते। परिवारवाद की वजह से, कांग्रेस की इस तरह की नीतियों की वजह से आपकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति ये है ना। तो ये बेकार की चीजें लोगों को बरगला। ये व्यक्ति दरअसल अंदर से एंटी हिंदू है। हिंदुस्तान की परंपरा, संस्कृति, धर्म, इसके प्रति इसके पास एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड है। और इसलिए ये हर कुछ दिन के बाद इस तरह के बयान देता है कि जिससे घिन आती है। राजनीतिक संवाद इस स्तर का हो, ये शायद राहुल गांधी चाहते हैं, प्रियंका वाड्रा चाहती है कि नेता गाली गलौज और इस तरह का अपमानित भाषा का इस्तेमाल करें। दैट्स व्हाई कांग्रेस पार्टी में ये सरवाइव कर रहे हैं और मंत्री बने हुए हैं। जी, इस खबर में बात दिल्ली एलजी की। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली की सड़कों पर जमे पानी और शिविरों की खस्ता हालत के बहाने आप सरकार पर निशाना साधा। एलजी ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया है। वीके सक्सेना ने लिखा कि गलियों और रास्तों पर जमा बदबूदार पानी बरसात का नहीं है, उफनते शिविरों का है। इस वीडियो में उन्होंने कई जगह सड़कों पर जमे बदबूदार पानी और शिविरों और उससे हो रही समस्याओं पर भी लोगों से बात की। एलजी ने लिखा कि अपनी समस्याओं और हृदय विदारक कष्टों को बयां करती महिलाएं दिल्ली की है, किसी और प्रदेश या देश की नहीं है। वहीं इस मौके पर साथ गए एमसीडी समेत तमाम अधिकारियों को इन गंभीर मुद्दों को तत्काल हल करने के लिए सुझाव दिए हैं। वीडियो शेयर किया है एलजी साहब ने और केजरीवाल की तो पोल पट्टी खोल दी। देखिए वो क्या करेंगे बेचारे। मीडिया वाले तो माल खा करके सच दिखाते नहीं। उन्होंने ट्वीट करना पड़ा उनको वीडियो हकीकत बताने के लिए। लेकिन क्या आपने उस वीडियो को टेलीविजन चैनल पे देखा? जो काम एलजी साहब कर रहे हैं, ये काम मीडिया को करना चाहिए। हम लोग तो के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जितना कुछ बन पाता है उतना जरूर बताते हैं। आज अभी से 1 घंटे बाद 8 बजे जिस तरह का वीडियो एलजी साहब ने रिलीज किया है, वो तो कुछ नहीं है। एक अरविंद केजरीवाल के गढ़ अंबेडकर नगर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर मैं खुद गया। आपको वो वीडियो, वो रिपोर्ट देखनी चाहिए। आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि ये दिल्ली के बारे में मीडिया और जिस तरह का प्रपंच दिखाया जाता है और जमीनी हकीकत, उसमें कितना बड़ा फर्क है। जी, और अब बात महाराष्ट्र में विभागों के बंटवारे की। महाराष्ट्र में कैबिनेट के शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल का बंटवारा कर दिया। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग अपने पास रखे हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास विभाग समेत 3 विभाग मिले हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार को फाइनेंस और फाइनेंस एंड प्लानिंग और स्टेट एक्साइज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि पहले से ही ऐसी अटकलें चल पड़ी थी कि बीजेपी किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। अब हुआ भी ऐसा ही। ये अहम मंत्रालय पार्टी की झोली में आ गया है। गृह मंत्रालय तो फडणवीस के पास आ गया। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है उन तमाम पत्रकारों के बारे में सोचकर जो कह रहे थे कि झगड़ा हो रहा है, गृह मंत्रालय पे बात अटक गई है, शिंदे मंत्री नहीं बनेंगे, वो डिप्टी सीएम तो कभी नहीं बनेंगे, अगर डिप्टी सीएम बने तो गृह मंत्रालय लेकर रहेंगे। ये तमाम तरह की चीजें प्रोपेगेंडा चल रहा था। आज रात में हो जाएगा खेल, उसी तरह से कहानी। हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि कुछ नहीं होना है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे, गृह मंत्रालय के साथ और भी जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्रालय है वो भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। वित्त मंत्री एक्सपीरियंस के मुताबिक, तजुर्बा जिस तरीके का है, तो वो पवार साहब को गया। और शिंदे साहब चूंकि वो ज्यादा कुछ नटखट रवैया अपना रहे थे, तो उस वक्त भी हमने कहा था कि इनको पीडब्ल्यूडी दिया जाएगा, वही मिला। अब सरकार बन गई, बहुत सारे वादे हो गए। अब पहली प्रायोरिटी इन लोगों की यही होनी चाहिए कि जो जो वादा आपने किया है उसको शीघ्रातिशीघ्र उसको आप लागू करें। महाराष्ट्र हिंदुस्तान की
इकोनॉमिक कैपिटल है। महाराष्ट्र को ऊपर ले जाने का, इकोनॉमिकली आपको ऊपर उनको लेकर के जाना है, विकास करवाना है, इंडस्ट्रीज लगानी है, क्योंकि महाराष्ट्र बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। जी, आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दिनाजपुर जिले के कासिमपुरा इलाके में एक और पुजारी की हत्या कर दी गई। इसके अलावा मैमन सिंह और दिनाजपुर में 3 मंदिरों पर हमला कर 8 मूर्तियों को तोड़ दिया गया। लेकिन इस बीच यूनुस सरकार ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। एक तरफ हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोक पाने में असफल दिख रहे यूनुस सरकार ने भारत पर ही आरोप लगा दिया है। उसका कहना है कि हमारे लोगों को जबरन गायब करने के पीछे भारत का हाथ है। आखिर कब तक रुकेगा अत्याचार? देखिए, अत्याचार रुकेगा नहीं। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे थे, जब मॉब सत्ता परिवर्तन करती है तो वहां अगर इस्लामिक मुल्क है तो कटमुल्ले वहां पे सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। यूनुस के हाथ में कुछ नहीं है, ये बात शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं। वहां केओस क्रिएट हो गया, एनार्की क्रिएट हो गई है। जिस तरीके से वहां चीजें एक के बाद एक घटनाएं हो रही, आप देखिए अराकान आर्मी घुस करके उसका जमीन कब्जा कर ले रही है। ये इंडिया इंडिया कर रहे थे। आप अराकान आर्मी, उससे आप निपटने की आपकी हैसियत नहीं है। आप गुजारिश कर रहे हो कि ये भेज दीजिए, हमें राइस भेज दीजिए, हमें सब्जी भेज दीजिए हिंदुस्तान से। ये सरकार सिर्फ निराशा लेकर के आएगी बांग्लादेशियों के लिए। हम शुरू से कहते आ रहे हैं और आज फिर कह रहे हैं, ये सरकार ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। जनता फिर खड़ी होगी, वापस शेख हसीना ही वहां बागडोर संभालेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।